दोस्तों नमस्कार। ना एनडीए बचेगा ना महागठबंधन बचेगा। बिहार चुनाव एक बार पूरा तो हो जाए, लेकिन अब यह भी बड़ी दूर की गोटी हो चली है कि बिहार चुनाव पूरा तो हो जाए। स्थितियां तो यह बन चुकी है कि जब वोटर वोट डालने जाए उससे पहले ही उसे साफ साफ नजर आने लग जाए कि नया समीकरण होगा क्या। और वो समीकरण जिस तर्ज पर सिर्फ बिहार को नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित जरूर करेगा। और ये एक ऐसी राजनीति होगी जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस देश को बीते 11-12 वर्षों में जिस तर्ज पर गढ़ा है, और बीते 3-4 वर्षों में राहुल गांधी लगातार घूमते हुए जिस दृष्टि से भारत को गढ़ना चाह रहे हैं, लड़ाई उसके बीच भी आने वाले वक्त में कैसी होगी, उसका अंदाजा और अंदेशा दोनों बिहार चुनाव के परिणामों के बाद नए समीकरण के साथ निकलेगा जरूर। और दूसरी तरफ यह भी सवाल है कि छत्रपों की पूरी फहरिस्त इस दौर में क्या हाशिए पर जा चुकी है या नए तरीके से वह खुद को मथेगी। बीजेपी छत्रपों को खत्म करती है या उसे सीढ़ी बनाती है। कांग्रेस उसी का वोट बैंक है जिसके आश्रय छत्रपों ने सांस ली और धीरे धीरे अपने पैर पसारे। तो राजनीतिक मशक्कत या राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन तो इस देश में बिहार चुनाव के बाद कमोवेश हर राज्य की राजनीति पर पड़ने वाला है। और यह कोई आसान बात नहीं है कि जिस रास्ते विपक्ष निकला, बिहार चुनाव आते आते वो लड़खड़ाते हुए क्यों दिखाई दे रहा है। और जिस रास्ते मौजूदा वक्त में मोदी शाह की राजनीति निकली, वह बिहार चुनाव आते आते नए रास्तों की तलाश कर भी रही है और अतीत की परिस्थितियों को ही मौजूदा वक्त में दिखलाकर डरा भी रही है। ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी किसी राज्य को लेकर थी ही नहीं। थी तो चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी नहीं। लेकिन इन तमाम पन्नों को जिक्र जरूर होगा। पहले तो यह समझ लीजिए, बिहार में पहले चरण के नामांकन की उम्र पूरी हो गई। दूसरे चरण की उम्र पूरी सोमवार को होगी, यानी दीपावली के दिन होगी। अब लौटिए पहले चरण में। हम नाम पढ़ते जाते हैं और फिर आप समझते जाइएगा। कहलगांव, वारसलीगंज, लालगंज, वैशाली, यहां पर कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार सीधे टकरा रहे हैं। दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस, यह भी बछवाड़ा का है, राजपकड़ का इलाका है, रोसड़ा का इलाका है, बिहार शरीफ का इलाका है। यहां पर कांग्रेस और लेफ्ट भी टकरा रही है। आरजेडी और मुकेश सहनी की वीआईपी, यह गौरा बैराग का इलाका है, तारापुर का इलाका है, यहां पर आपस में टकरा रही है। लेकिन असल खेल तो दूसरे चरण में जब सोमवार को नामांकन दाखिल होगा, उस वक्त जरा सोचिए कि क्या सोच समझकर राहुल गांधी जिस राजनीति को साध रहे थे, और साधते साधते तय हुआ इस बार बिहार में कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो दलित होगा। इसीलिए राजेश राम का नाम सामने आया। राजेश राम कुटुंबा से चुनाव लड़ेंगे। जाहिर है गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, लेकिन ऐसे में कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष के काउंटर में एक नाम सुरेश पासवान का निकलकर सामने आया। तय तो सोमवार को होगा, लेकिन यह आरजेडी के उम्मीदवार, यानी आरजेडी और बीजेपी, कांग्रेस दोनों उस जगह पर टकरा रही है जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। इसके बाद आपके जहन में एक सवाल होगा, महागठबंधन बचा कहां। और महागठबंधन जब बचा ही नहीं, तो ऐसे में पहले राउंड में जो 121 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें आरजेडी ने 72 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा, कांग्रेस ने 26 उम्मीदवारों को उतारा, लेफ्ट ने 21 उम्मीदवारों को उतारा, वीआईपी यानी मुकेश सहनी ने 6 उम्मीदवारों को उतारा। सब जोड़िएगा तो 121 के पार 125 उम्मीदवार मैदान में महागठबंधन की तरफ से नजर आएंगे। फिर आपका सवाल होगा, महागठबंधन बचा कहां। और इसी धागे से असल राजनीति आगे बढ़ती है। छत्रप के तौर पर, बहुत साफ तौर पर
तेजस्वी यादव इस हकीकत को जानते हैं, इस देश में मंडल कमंडल की राजनीति से पहले कांग्रेस का वर्चस्व दलितों के वोट पर था, पिछड़ों के वोट पर था। बीजेपी अपने तौर पर व्यापारी बनिया या कहें इस देश के अपर कास्ट के भीतर, और शायद एक लिहाज से हिंदुत्व का राग जो उसने अपना रखा था और संघ हर चुनाव में जो हिंदुत्व की बिसात बिछाता था वही उसका वोट बैंक था। इन दो धाराओं के बीच में लेफ्ट मजदूरों की राजनीति करते हुए खड़ा हुआ था। एक झटके में कांग्रेस के चेहरे राहुल गांधी ने मंडल की राजनीति और वामपंथी राजनीति दोनों को एक झटके में समेटा और उस सिस्टम के सामने आकर खड़े हो गए जिस सिस्टम में गवर्नेंस का मतलब कॉरपोरेट था, जिस सिस्टम में गवर्नेंस का मतलब पैसा था, जिस सिस्टम में गवर्नेंस और सत्ता का मतलब डबल इंजन के आश्रय राजनीतिक तौर पर वर्चस्व स्थापित भी करना और जिले दर जिले बीजेपी के हेडक्वार्टर को बनाकर यह जतला भी देना, सबसे रईस पार्टी बीजेपी है। जो शामिल हो गया मलाई उसको जरूर मिलेगी। जमकर पैसा, जमकर संपत्ति, जमकर कॉरपोरेट की पूंजी, जमकर लूट, सब कुछ तो रहा इन सब के बीच। ऐसे में तेजस्वी यादव की राजनीति कहां टिकती है, नीतीश कुमार की राजनीति कहां टिकती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि जो मुकेश सहनी एक वक्त या कहें पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ चार्टेड में बैठकर मछली खाते हुए नजर आ रहे थे, उस मुकेश सहनी को लेकर शेरो शायरी के अंदाज में अपनी वीरता को दिखाते हुए तेजस्वी यादव ने मल्लाहों को लेकर टिप्पणी की और कहा अब मल्लाहों का साथ नहीं, अपने बूते ही रास्ता बनाएंगे। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी ने टेलीफोन किया मुकेश सहनी को। इसके बाद परिस्थितियां और तेजी से बढ़ती चली गई और तब टेलीफोन का आदान प्रदान छत्रपों के बीच शुरू हो गया। यानी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी यानी लालू यादव द्वारा बनाई गई वो पार्टी जिसकी कमान इस वक्त तेजस्वी यादव के पास है। हमने जिक्र किया था दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री होगा, लेकिन इस परिस्थिति से कहीं आगे जब प्रशांत किशोर ने यह मुनादी कर डाली मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं लेकिन मैं ही सरकार में रहूंगा, मैं ही सरकार बनाऊंगा या मेरे अनुकूल ही सरकार बनेगी, इन परिस्थितियों ने कई बातों को चौंकाया भी। और इन सब के साथ एक नया सवाल कांग्रेस के सामने और राहुल गांधी के सामने यह भी था, अगर एक राजनीतिक बिसात बिहार की राजनीति में छत्रपों की है तो इस देश के भीतर की राजनीति में कहीं ना कहीं कांग्रेस को किसी दूसरे को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को ही साधना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ही बीजेपी का चेहरा है। और खुद अमित शाह भी जानते हैं कि बिना मोदी का नाम लिए वह किसी योजना का जिक्र कर नहीं सकते हैं और नीतीश कुमार के नाम के साथ मोदी का जिक्र तो हर बीजेपी के नेता, स्वयंसेवक, कार्यकर्ता सबको करना है। यानी वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी है। चुनावी जीत अगर होगी तो ठप्पा नरेंद्र मोदी पर लगना चाहिए, किसी दूसरे चेहरे या गठबंधन के आश्रय नहीं। अगर यह परिस्थिति है तो दूसरी तरफ छत्रपों की राजनीति भी चल रही है जिसमें वो अपने अनुकूल जीत चाहते हैं। तेजस्वी बहुत तेजी के साथ रास्ता बनाते हुए इस निर्णय तक पहुंचे जिस निर्णय में यह था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ ही अगर वो उम्मीदवार खड़ा कर दें तो खुद ही डगमगा जाएगा वो महागठबंधन का नारा, जिसके तहत यह माना जाता है इस देश के भीतर और बिहार के भीतर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक बिसात ने इस देश को दो हिस्सों में खड़ा कर दिया है या बांट दिया है। एक तरफ जो मोदी के साथ है, दूसरा वो जो मोदी का विरोध कर रहा है। इसीलिए विरोध करने वालों की फहरिस्त में अलग अलग धाराएं, अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं और है भी, लेकिन हर के निशाने पर नरेंद्र मोदी होंगे। यानी वोट जब बटेंगे तो बहुत साफ तौर पर लकीर नजर आनी चाहिए, कौन इस पार है कौन उस पार है।
राहुल गांधी इस लकीर को मिटा तो नहीं पाए, लेकिन इस लकीर के समानांतर एक दूसरी लकीर खींचने की कोशिश इस आधार पे उन्होंने कर ही डाली कि इस देश के भीतर जब भारत जोड़ो शुरू हुआ, उसके बाद से लेकर अभी तक की परिस्थितियों में इस देश ने यह माना है, जाना है, समझा है, बटी हुई राजनीति नहीं चलेगी। तो खुद को विपक्ष की राजनीति के आश्रय बांटना भी नहीं है। और शायद यही वो वजह है जिसके बाद जो बिहार में कांग्रेस के लोग नियुक्त थे, जिनको था कि आपको गठबंधन निभाना है, लेकिन कांग्रेस की तिलांजलि देकर नहीं निभाना है, बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक जमीन को भी बचाना है और उसके संघर्ष और उसकी विचारधारा और खुद उसके अपने नेता राहुल गांधी की साख को भी बचाना भी है। और आने वाले वक्त में जिस राजनीति को कांग्रेस पूरे देश में लेकर चलेगी, उसके साथ विपक्ष के तौर पर कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी को आना ही पड़ेगा। और शायद इसी रास्ते कांग्रेस चल पड़ी, राहुल गांधी चल पड़े। यानी यहां पर एक नजरिया आपके जहन में यह हो सकता है, तो क्या वाकई यह फ्रेंडली मैच है? चुनाव में फ्रेंडली कुछ भी नहीं होता है, और इसका जिक्र किसी दूसरे शख्स ने नहीं, राजेश राम ने किया। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा, जो ट्वीट किया उन्होंने, जो एक्स पर लिखा कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा, जय बापू जय भीम। और उसके बाद उन्होंने लिखा जय संविधान जय कांग्रेस। और इसके साथ ही बिहार कांग्रेस ने इसी वक्त सोशल मीडिया पे एक और लाइन लिखी। उन्होंने लिखा इंडिया फर्स्ट, संगठन सर्वोपरि, जय बिहार जय कांग्रेस। इन दोनों को जरा देखिए और समझने की कोशिश एक क्षण के लिए कीजिए। कांग्रेस की नजर बिहार के बाद की बनने वाली परिस्थितियों को लेकर निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी के उस चेहरे को है जिसे साधना जरूरी है और बदलते हुए हिंदुस्तान में अपनी मौजूदगी इस रूप में दिखलानी है कि विकल्प तो कांग्रेस बनाएगी। लेकिन पहले इन दोनों को देख तो लीजिए। अब आप कांग्रेस की रणनीति को धीरे धीरे समझने लगे होंगे। इंडिया फर्स्ट का नारा बिहार कांग्रेस दे रही है और दलित झुकेगा नहीं, इस बात का जिक्र राजेश राम कर रहे हैं, जिनके खिलाफ आरजेडी अपने उम्मीदवार को खड़ा करने जा रही है और जो सोमवार को सामने आ भी जाएगा। यानी इस दौर में दो अलग अलग रास्ते हैं और उन दो रास्तों के आश्रय बीजेपी की घेराबंदी है या महागठबंधन की टूट है। इन दोनों रास्तों के जरिए आपको उस सिरे को पकड़ना है जिस सिरे का मतलब बहुत साफ है। बीजेपी के पास बिहार चुनाव में प्रचार करने के लिए लालू यादव के जंगल राज के अलावे दूसरा कोई तर्क है ही नहीं। और आरजेडी के सामने भी अपने जंगल राज को लेकर मौजूदा वक्त की परिस्थितियां, जो नीतीश कुमार के कालखंड में 20 बरस तक सत्ता में रहते हुए उससे पहले के 15 बरस पर हावी हो रही है या हो गई है या उसका कोई अस्तित्व नहीं है, यहां पर सीधा निशाना आरजेडी बीजेपी पर लगा सकती है। यानी जिन बातों का जिक्र चुनाव प्रचार में बीजेपी करेगी, उस पर निशाना कांग्रेस क्यों साधे? और कांग्रेस अगर साधे भी तो फिर आरजेडी तो छत्रप के तौर पर मौजूद है, जो कि सीधे तौर पर बीजेपी के साथ कभी जा ही नहीं सकती है। तो शायद इसीलिए आज पटना में एक बुद्धिजीवी सम्मेलन हुआ। उस बुद्धिजीवी सम्मेलन में अमित शाह मुख्य वक्ता, या कहें सभी वक्ता वही थे। उन्होंने इस बुद्धिजीवी सम्मेलन में भी मौजूदा वक्त से कहीं ज्यादा वक्त उस पुराने 15 साल को ही दिया और उसके बाद 20 बरस नीतीश की सत्ता में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस रूप में हुआ, इस पर ध्यान न देके अतीत को संभालने में लग गए।
ऐसे में आरजेडी के नेता भी सामने आए। उन्होंने भी खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया कि इन 20 वर्षों में आप जंगल राज कहते हैं, यहां तो राक्षस राज है। अब इन दुष्ट राजनीति के इर्द गिर्द एक झटके में बीजेपी छत्रपों से लड़ती हुई दिखाई देगी और दूसरी तरफ कांग्रेस की अपनी राजनीति जो इंडिया फर्स्ट कह रही है, उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी की वो छवि है जिसके आश्रय इस देश ने पहली बार उस संकट को देखा और परखा है जो संकट शायद हिंदुस्तान के अपने इतिहास में इससे पहले 2 वक्त आया था। वो महात्मा गांधी की हत्या हो, वो बाबरी मस्जिद विध्वंस हो, और उसके बाद अब जब चीफ जस्टिस पर जूता उछाल दिया गया या कहें जूता मारा गया। यह भारत के संवैधानिक परिस्थितियों को लेकर एक ऐसी पहल है जिसमें लगता ही नहीं है कि कहीं कानून का राज है या कानून का कोई खौफ संविधान के मातहत इस देश में बचा है। इस परिस्थिति को काउंटर कौन करेगा? बिहार की राजनीति और छत्रपों के आश्रय सियासत करेगी या फिर 2 अलग अलग धाराएं भारत की राजनीति में अब उभारनी ही पड़ेगी? इस दिशा में क्या राहुल गांधी निकलना चाहते हैं? और राहुल गांधी इस हकीकत को क्या जान चुके हैं कि बिहार की राजनीति में ना तो वो 15 बरस में उससे पहले थे और ना ही 20 बरस में थे, यानी 35 बरस पहले की परिस्थितियों में कांग्रेस की मौजूदगी जरूर थी, लेकिन इन 35 बरसों में तो पूरा भारत बदल गया, राजनीति बदल गई, सामाजिक ताना बाना बदल गया, आर्थिक परिस्थितियां बदल गई। अतीत के आश्रय भविष्य की राजनीति को साधा जाए या मौजूदा वक्त के आश्रय भविष्य को बेहतर बनाने का मंत्र दिया जाए, शायद इन परिस्थितियों में कांग्रेस निकली जरूर है। और इसीलिए कांग्रेस हो या फिर साथ में महागठबंधन के बीच सीपीआई एमएल की मौजूदगी हो या कहें लेफ्ट की मौजूदगी हो, इनके तर्क क्या हो सकते हैं महागठबंधन को लेकर? राजनीति कहते हैं दरअसल ये 2 तरफा तलवार की तर्ज पर चलती है, किस तरफ धार है ये पता ही नहीं चलता है और चुनाव परिणाम आते आते परिस्थितियां बतलाती है। जिसे आप भोथरा मान रहे थे धार तो वही थी, और जिसे धारदार मान रहे थे दरअसल भोथरापन तो वही था। शायद इसी सिरे को महागठबंधन अब पकड़ना चाह रहा है। सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सब लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं और हमें लगता है कि एक आध जगह कहीं अगर कोई आपस में थोड़ा बहुत तालमेल की कमी है वो विड्रॉल के समय तक ठीक हो जाएगा। पूरी तरह से यूनिटी है, पूरी तरह से यूनिटी। कई जगह पे देखा जा रहा है कि कांग्रेस आरजेडी माले तीनों ने कैंडिडेट नहीं, माले का ऐसा कहीं भी नहीं है। माले के 20 सीट पर संपूर्ण एकता है, क्योंकि हम लोगों ने तय ही कर लिया था कि यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट के लिए गुंजाइश नहीं होगी। फ्रेंडली फाइट नहीं है और जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है मुझे पूरा भरोसा है कि नॉमिनेशन विड्रॉल के समय तक वो ठीक हो जाएगा। शादी मंदिर में भी होती है, शादी फेरों से भी होती है, शादी अदालत में भी होती है। मंदिर की शादी को क्या अवैध बोलोगे? हर शादी क्या अदालत में होती है? सब कुछ हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी। सही वक्त पे होगी, निश्चिंत रहिए। सीएम किस को लेकर कभी भी उसके लिए भी सही समय आएगा, मैनिफेस्टो के लिए भी सही समय आएगा। तो हर चीज की एक समय होता है। तो एक दीपांकर भट्टाचार्य जो सीपीआईएमएल के जनरल सेक्रेटरी हैं और दूसरे पवन खेड़ा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। लेकिन मैसेज जो महागठबंधन से निकल रहा है वो सिर्फ जिन 10 सीटों या 11-12 सीटों का हमने जिक्र किया उतना भर नहीं है। सोमवार को जब नामांकन होगा तो यह लगभग 1.5 दर्जन को पार कर चुका होगा, यानी 18 से ज्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट या फिर यह फाइट इस तर्ज पे होगी जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी या बीजेपी की मौजूदगी बचे ही नहीं या चिराग पासवान की भी राजनीति बचे ही नहीं। ध्यान दीजिए, इस राजनीति को साधने में बीजेपी माहिर रही है। बीजेपी जब सत्ता में रहती है तो उसका विरोध गाहे बगाहे आरएसएस करती है और आरएसएस ये मैसेज कन्वे करती है कि वही बीजेपी की नीतियों की सबसे बड़ी विरोधी है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में हो या मौजूदा वक्त में मोदी सरकार हो, विरोध गाहे बगाहे आरएसएस करती है और यह जतलाने की कोशिश करती है कि दरअसल वह अंदर नहीं है, वो बाहर है। लेकिन सच तो यह है वो बाहर तो है लेकिन सब कुछ वही तय कर रही है।
तो क्या पहली बार बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों में चुनाव भी उस धारा में लगभग 18 सीटों पर ऐसे जाएगा जहां पर महागठबंधन के भीतर के तीखे तेवर ही आपस में टकराते हुए दिखाई दें और वोटर इसी में उलझ कर रह जाए कि यहां बीजेपी तो नहीं है, यहां नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड तो नहीं है, यहां पर चिराग पासवान तो नहीं है, यहां तो कांग्रेस और आरजेडी की मौजूदगी है, उसी में से उसे चुनना पड़ जाए। अगर आप वोटों के समीकरण को भी देखें और समझें तो फिर दलित का सवाल जो राहुल गांधी ने उठाया, बीजेपी उसके सामने कहीं खड़ी हो नहीं पाती है। जो पिछड़ों का सवाल राहुल गांधी ने जिस तर्ज पर उठाया, उसमें जनता दल यूनाइटेड भी खड़ी नहीं हो पाती है। यहां तक कि पिछड़े नेता के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर जिन सवालों को लगातार मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राहुल गांधी कास्ट सेंसस से लेकर उनकी भागीदारी को लेकर सवाल उठाते रहे, सरकार को भी उस पटरी पर आना पड़ा। तो क्या इस राजनीति में सिर्फ मोदी का पक्ष या मोदी के विरोध पर वोट नहीं होगा? यह बिहार के चुनाव में कांग्रेस इस दिशा में बढ़ना चाहती है जहां पर मोदी है, विपक्ष है और कांग्रेस की एक राजनीति है। उस राजनीति के साथ दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े वो तबका जिसे लगता है कि उसे कोई विकल्प चाहिए, क्या इस दिशा में खुद को प्रोजेक्ट कर रही है? या फिर यह महागठबंधन की टूट है, इंडिया गठबंधन की सोच की टूट है जो विकल्प के तौर पर विपक्ष एकजुट कर रहा था? इसका जवाब हमें लगता है, जिसका जिक्र हमने पहले किया, आज पटना में बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह जो कह रहे थे, उसके काउंटर में आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी सामने आए। दोनों की बातों को सुन लीजिए, एक स्थिति और साफ हो जाएगी। और बिहार के अंदर नितांत अव्यवस्था का शासन 15 साल तक दिखा। वो 15 साल का शासन बिहार को करीब आधी सदी तक पीछे धकेलने का काम किया। और वो ही जंगल राज फिर नए कपड़े पहनकर, नए चेहरे लेकर, नए स्वरूप में बिहार का जनादेश लेने के लिए आज बिहार की जनता के सामने खड़े। अब जिसे वो जंगल राज बता रहे हैं, सबसे बड़े दल के रूप में जनता ने आरजेडी को चुना, तो जितने लोगों ने वोट किया आरजेडी के विधायकों को, आरजेडी को, वो सबको गाली दे रहे हैं, जंगली बता रहे हैं। ये महाराक्षस राज चलाने वाले जंगल राज पर क्या प्रवचन देंगे? मच्छर भी काट रहा है तो इनको याद आता है, लेकिन 20 वर्षों से इन शासन में हैं, अपनी उपलब्धि बता ही नहीं पा रहे हैं। बताइए न क्यों विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बताइए न क्यों विशेष पैकेज नहीं मिला, बताइए क्यों नहीं पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, बताइए कि अपराधियों, भ्रष्टाचारियों बोलबाला क्यों है, बताइए कि हर बांध टूटता है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबता है तो चूहा पर दोष क्यों दिया जाता है? सवाल अमित शाह उठा रहे हैं, जवाब आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी मांग रहे हैं। 5 बड़े सवाल इस बिहार चुनाव के केंद्र में महागठबंधन, एक वक्त में इंडिया सोच और इन सब के बीच बीजेपी और संघ के खिलाफ की राजनीति या फिर उससे हटकर इस देश को नई दिशा में ले जाने की सोच के इर्द गिर्द बिहार चुनाव क्यों आकर जुड़ गया? 5 ही सवाल हैं। पहला सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी जिस परिस्थिति में बिहार में कदम रखना चाहती है, उस कदम के निशाने पर आरजेडी और लालू यादव ही है। दूसरा सवाल, उसका जवाब कांग्रेस को नहीं आरजेडी को देना है और अपनी राजनीति का विस्तार तेजस्वी यादव और आरजेडी को इस तर्ज पर करना है जहां पर यह चुनाव में अगर वो आगे बढ़ रही है तो निशाने पर नीतीश नहीं है, निशाने पर बीजेपी और आरएसएस है, और उनके साथ खड़ा हुआ वह गुट जो नीतीश से हटकर कहीं चिराग पासवान, कहीं मांझी या कहीं कुशवाहा होंगे, लेकिन उन पर भी ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। यानी बीजेपी की राजनीतिक सोच साधने की कोशिश बिहार को लेकर
आरजेडी की सोच बीजेपी पर निशाना साधते हुए अपने राजनीतिक विस्तार की परिस्थिति, ये दो सवाल। तीसरा सवाल है इन सब के बीच नीतीश कुमार की मौजूदगी। नीतीश कुमार धोखा खा चुके हैं, नीतीश कुमार पलट चुके हैं। नीतीश कुमार की पहचान एक क्षण में पलटने की हमेशा से रही है। नीतीश कुमार इस राजनीति के बाद भी झुकेंगे नहीं। नीतीश कुमार के साथ अमित शाह की बैठक सिर्फ 18 मिनट की हुई, उसमें भी 5 बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी थी, यानी 1-to-1 बैठक नीतीश और अमित शाह के बीच नहीं हुई। इन मैसेजों का संकट यह है कि जो टेलीफोन जाता है आरजेडी से जेडीयू के दफ्तर में और मुख्यधारा की राजनीति को चेहरे के साथ साधने की स्थिति में एक तरफ तेजस्वी है, दूसरी तरफ नीतीश है। और अगर यह डील होती है कि जो बड़ी पार्टी के तौर पर होगा उसके पीछे दूसरी छोटी पार्टी खड़ी हो जाएगी, जिसकी ज्यादा संख्या होगी उसी का मुख्यमंत्री होगा, इस पे सहमति ठीक है। तो यह तीसरा सवाल है कि छत्रपों की राजनीति के सामने बीजेपी सरीखी राष्ट्रीय पार्टी और कांग्रेस सरीखी राष्ट्रीय पार्टी बिहार की राजनीति में कितना फिट बैठेगी या नहीं बैठेगी। अब यह सवाल चुनाव परिणाम से ऐन पहले, परिणामों से बहुत पहले, वोट डालने से पहले संकेत के तौर पर कैसे उभरेगा, इसका इंतजार आपको दूसरे चरण की नामांकन के बाद की परिस्थिति में होगा, जब सारे उम्मीदवार अपना नाम दर्ज करा चुके होंगे। चौथा सवाल, इस दौर में कांग्रेस एक हकीकत समझ गई। राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो सिर्फ कांग्रेस के नहीं बल्कि इस दौर में समूचे विपक्ष के नेता वो इसलिए भी हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री और पूरी सत्ता पक्ष के चेहरा हैं। उनको काउंटर कर पाने यानी उनके विरोध कर पाने की स्थिति में या फिर उनका विकल्प बन पाने की स्थिति में देश का कोई छत्रप नहीं है। वो उद्धव ठाकरे हो, वो शरद पवार हो, वो ममता बनर्जी हो, वो हेमंत सोरेन हो, वह कोई भी हो XYZ, लेकिन वो सीधी चुनौती नहीं दे सकता। उसमें आप तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को भी रख सकते हैं। यानी देश भर में चुनौती दे पाने की स्थिति में कांग्रेस है और एकमात्र चेहरा राहुल गांधी का है, कोई दूसरा चेहरा है भी नहीं। तो राजनीतिक तौर पर बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इंडिया की पूरी थ्योरी और फिलॉसफी है, जिसमें राष्ट्रवाद और जिसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और जिस अंतर्राष्ट्रीय छवि को वो ढो रहे हैं, अटैक उस पर करना ही होगा। और ये काम राहुल गांधी करते हैं, राहुल गांधी करेंगे। इसीलिए वो हरियाणा गए, इसीलिए वह रायबरेली गए, इसीलिए वह असम भी गए। इसीलिए इस दौर में वह उस पॉइंट को छू रहे हैं जिस पॉइंट के आश्रय जब सीधे टकराने की परिस्थिति आए तो निशाना वहां साधा जा सके कि हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है, आपके लिए गद्दी फर्स्ट है। यह टकराव आपको दिखने वाला है। और इन 4 सवालों के बाद 5वां बड़ा सवाल बिहार के चुनाव परिणामों से जुड़े वोटरों की वह भूमिका है, जिस भूमिका को तय करने के लिए क्या इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी रिजल्ट तय कर चुकी है या फिर वाकई उसने साफगोई के साथ पहली बार बिहार में वोटरों की ऐसी पारदर्शिता ला दी है जिसमें गलत वोट पड़ेंगे ही नहीं। इन दो परिस्थितियों के बीच फैसला तो होना है और फैसला तो होगा। और उसका असल खेल आपको प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी मिलने वाले वोट जीत हार इससे तय हो जाएगा। और यह सब कुछ धीरे धीरे और खुलेंगी चीजें जो समझ में आएगा इस पूरे चुनाव में कहीं इलेक्शन कमीशन कोई प्लेयर तो नहीं है। इस चुनाव में कहीं दिल्ली की राजनीतिक सत्ता ने सब कुछ दांव पर तो नहीं लगा दिया है। इस चुनाव में कहीं राष्ट्रीय पार्टी और छत्रपों के बीच जिस युद्ध की घोषणा हो चुकी है उसका परिणाम होगा क्या, इंतजार आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।